जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नया वीडियो आपके साथ हाज़िर हूँ। आज की जो बड़ी खबरें बन रही हैं वो सारी आपको पता है, वो जलसा जो कल हुआ था रात को, रात गए वो ख़त्म हुआ है पीटीआई का। तो साथ दोनों साइड से मुतज़ाद दावे आते रहते हैं। पीटीआई का कहना है बड़ा क्राउड था और इतनी तमाम तर हुकूमत की सख्तियों और हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स के बावजूद उन्होंने बड़ा जलसा कर लिया। हुकूमत ने कोशिश की, कंटेनर्स लगाए, रास्ते रोके गए, ब्लॉक किए गए और फिर भी कारकुन जो थे वो आए हैं, उन्होंने जलसे को ये कामयाब किया है। ये तो एक अपनी साइड पे हुकूमत कहती है जनाब के इतने अरसे बाद आप एक बड़ा जलसा कर रहे थे, तो वो भी आप जलसा छोटी सी जलसी आपने, क्योंकि इतना बड़ा जलसा नहीं था। खैर ये तो एक अलहदा चीज़ है। अब जलसा पीछे रह गया, जो उसकी इंपॉर्टेंस थी कि जलसे में कि खान साहब को उसका जलसे का पीटीए को क्या फ़ायदा होना है। जलसे के बाद या जलसे में कुछ ऐसी गुफ्तगू हुई है वो थोड़ी सी मेरा कि अहमियत तो वो इख्तियार कर गई और उसने तमाम पहलुओं को, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का जो मकसद था, अब क्या वो पूरा हुआ है या इमरान खान साहब के मकसद को नुकसान पहुंचाया गया है। कि अली गंडापुर साहब ने जो बातचीत की, अली अमीन गंडापुर साहब ने, वो इमरान खान साहब की हिदायत पे उन्होंने गुफ्तगू की है, और क्या ये खान साहब की अप्रूवल थी या खान साहब की अप्रूवल के बग़ैर उन्होंने इतनी बड़ी तकरीर कर दी जिससे लगता है कि पीटीआई जो है एक बहुत बड़े उस ख़तरे में आ गया और उसको ये टाइट करने का या उसको क्या कहते हैं, उसको तंग करने का, डिसमेंटल करने का ऑलरेडी एक प्रोसेस उन्होंने शुरू किया हुआ था उनके मुखालफिन एजेंसीज़ ने, इस्टेब्लिशमेंट ने। तो समझा जा रहा है कि शायद इस तकरीर के बाद वो प्रोसेस मज़ीद तेज़ होगा और ये शायद जानबूझ कर किया गया है कि खान साहब जो हैं, मतलब यहाँ पे जो मुख्तलिफ वो चीज़ें आ रही हैं कि खान साहब जो हैं उनका मुस्तकिल बंदोबस्त किया जा रहा है कि उनको वहाँ पर जेल में रखा जाए और बाहर पार्टी के लोग जो है ना कुछ वो पार्टी को टेक ओवर कर लें, और वो वही लोग पार्टी को टेक ओवर कर सकते हैं जो खान साहब से ज़्यादा ऊंचा बोलेंगे, ज़्यादा बड़ी वो थ्रेट देंगे, ज़्यादा लाउड होंगे या कुछ लोगों को बकौल बड़ी गाली देंगे, तो फिर ही लोग उनकी तरफ ही मुतवज्जह होंगे और खान साहब पीछे चले जाएंगे। क्योंकि इतनी बड़ी वो गाली शायद वो उनका ख्याल था कि खान साहब ने तो नहीं दी, ना खान साहब दे सकते थे, लिहाजा अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बाकायदा एक अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्होंने ये सारी गुफ्तगू की है, जो उन्होंने तहस नहस करके रख दिया, जिसकी अब वो वजाहतें दी जा रही हैं, माफ़िया मांगी जा रही हैं। तो एक साइड पे तो ये है। दूसरी साइड पे खान साहब कहते हैं आपके मुझे नहीं पता कल जलसे में क्या हुआ। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उनकी अडियाला जेल में कुछ लोगों से बात हुई, वो अलहदा चीज़ है। और साथ में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जिस पर बात करेंगे कि वो गंडापुर साहब ने 15 दिन की डेडलाइन दिया कि इमरान खान साहब को 15 दिन के अंदर अंदर हमने छुड़वा लेना है, आप तैयार हैं, नहीं तो हम मार्च करेंगे। तो क्या खान साहब 15 दिन बाद आज़ाद होंगे और सारी की सारी दीवारें गिरा दी जाएंगी और जाकर उन पर खान साहब को अडियाला जेल से निकाल कर उनको अपने साथ केपी के ले जाएंगे या वो दीगर चीज़ें? सो दैट्स अ बिट कन्फ्यूजन के अली अमीन गंडापुर से बात क्यों कह रहे हैं। उनके कुछ और दो चार लोगों ने बड़ी सख्त बातें की हैं, और इसका अब क्या खान साहब को फ़ायदा होने वाला है या खान साहब को इसका कोई नुकसान होने वाला है, इस पर ज़रा बात करते हैं। और प्लस ये मीडिया से रिलेटेड इतनी बड़ी नफ़रत है, इतनी बड़ी सख्त लैंग्वेज, अगरचे माजी में हम देखते होते हैं कि इस तरह की चीज़ें मीडिया को हमेशा फेस करनी पड़ती हैं। कोई भी दौर हो, कोई ना कोई तकरीर होती रहती है मीडिया के खिलाफ। और इट्स अंडरस्टैंडेबल कि मीडिया का काम है लोगों को एक्सपोज करेगा, उनकी खबरें लाएगा, स्टोरीज लाएगा, तो किसी को ये बात अच्छी नहीं लगती होती। दैट्स अंडरस्टैंडेबल। ये बात आपको मुझे भी शायद अच्छी नहीं लगेगी अगर हम भी उनकी जगह पर हों। लिहाजा हुकूमतों की या पोजीशन की बात कोशिश होती है कि मीडिया को दबाया जाए, लेकिन ये काम हुकूमतें ज़्यादा करती होती हैं। अक्सर जब वो पावर में होते हैं तो उनके गरूर, तकब्बुर, उनका स्टाइल वो देखा करें। वज़ीर आज़म हूँ, वज़ीर आपके इतलात हूँ या दीगर लोग हों, संभाले नहीं जाते। हमने तो देखी हुई है ये इस्लामाबाद में चीज़ें। लेकिन अपोजिशन की कोशिश होती है कि मीडिया जो है उसके साथ तल्लुकात अच्छे रखे जाएँ और वक्ती तौर पर इनको इस्तेमाल किया जाए और हुकूमत के ख़िलाफ़ इनसे स्टोरीज़, ख़बरें, कवरेज वो ली जाए। सो हमेशा हमने देखा है एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है बिटवीन द मीडिया एंड द अपोजिशन। वहीद खान साहब की पार्टी है जो हमने देखा है कि ये मीडिया के साथ इनकी कन्फ्रंटेशन है, मुसलसल है। 2018 से पहले नहीं थी, ये जहन में रखें। जब खान साहब ने पावर में आना था उस वक्त तमाम लोगों से बना के रखा गया, 5 डेली की बुनियादों पर 5-5, 6-6 इंटरव्यूज़ देते थे इमरान खान। तो सारा ये जो प्रोसेस जो है ना मीडिया को टाइट करने का, मीडिया को सबक सिखाने का, इसको गाली देने का, ये 2018 में इमरान खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद हुआ है। वो ये समझते थे कि खान साहब की हुकूमत पे ये तनकीद करना जो इनका कोई राइट नहीं है और ये करप्ट हैं, लिफाफे हैं, पैसे लेते हैं, 2 नंबर हैं, ये फलां पे शरीफों को ग़ुलाम हैं, इस तरह की चीज़ें। खान साहब जब ये तनकीद बढ़ी उनकी गवर्नेंस से रिलेटेड, ये खान साहब पे चीज़ें नहीं संभल रही थी। खुद उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता, हमारी उन्होंने मीटिंग में कहा था, पहले मीटिंग हुई थी, काशिफ अब्बासी साहब को कहा था कि मुझे तो नहीं पता था कि हुकूमत कैसे करनी है, वज़ीर आज़म बन के मैंने क्या करना है, कितने बड़े मसाइल हैं। खान साहब ने कहा हुआ है। वैसे हमें 22 साल बताते रहे थे कि मेरी बड़ी तैयारी है और हम आ रहे हैं, तैयारी के साथ आ रहे हैं और मुल्क को बदल देंगे। तो उन्होंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं था क्या करना है, क्योंकि खान साहब कोई पार्लियामेंट गए नहीं थे, कभी वो कमेटीज़ में बैठे नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं था, वाकई नहीं पता था कि उसको कैसे चलाएंगे ये खान साहब। सो जब वो कारकर्दगी उनकी ज़ीरो होने लगी या थी नहीं है सच कोई बड़ी कारकर्दगी,
तो उन्होंने फिर मीडिया को टारगेट किया, फिर कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि आपकी 8 बजे वाले टीवी शो ना देखा करें, 10 बजे ना देखें, क्योंकि प्राइम टाइम थे। तो उस वक्त पे आप देखें कि इनका सोशल मीडिया जो था हमेशा कन्फ्रंटेशन पे आता था, या इनकी कोशिश थी कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर जो हैं उनको प्रमोट किया जाए, वीलॉगर्स पैदा किए जाए, नौजवानों से मुलाकातें की जाएँ, टिकटॉकर्स को मिला जाए, ताकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना इसको पीछे किया जाए और इसकी अहमियत ख़त्म जो लोगों को कहना भी शुरू होएगा, छोड़ो ये तो झूठ बोलते हैं। वो सारी चले, उनका राइट है, एक डेमोक्रेटिक राइट है, जैसे हमारा तनकीद कर रहे हैं उनका भी है, कोई देखना चाहता है या नहीं देखना चाहता। लेकिन साथ में फिर जब पावर से बाहर निकले तो उनको ज़रूरत, अब वो ताने देते हैं, देखें जी आप बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते, आप देखें एस्टेब्लिशमेंट से डर गए, फ़ौज से डर गए, एजेंसियों से डर गए। अक्सर ताने आप सुनते होंगे हमारे दोस्तों को, ये जो हैं PTI के। तो मैं कहता होता हूँ, मेरी एक दो से साबिक़ वज़ीरों से मुलाकात हो रही थी हमारी वैसे किसी की जगह पे, तो वो बड़े ताने दे रहे थे कि ओ जी मीडिया बात ही नहीं करता, आप लोग सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं, खामोश हैं। तो मैंने हंस के कहा, मैं बड़े भैया आपके दौर में जब आप वज़ीर थे, मैंने कहा आप क्या करते थे, याद है? मैंने कहा आप तो खुद कहते थे कि मीडिया को तो देखता कोई नहीं, मीडिया की तो कहा नहीं, आप हमारे बारे में कहते हैं इनको देखती कोई नहीं, इनको रेटिंग नहीं, तो फारिग हो गए, नौजवान आ गए, आप नौजवान को रिप्लेस कर ले। तो आपको प्राइम टाइम मीडिया की क्या ज़रूरत है? फिर आपको यहाँ पे जियो की या एयरवाई की, दुनिया की, नियो TV की, या बाकी जितने भी चैनल्स हैं उसमें एक्सप्रेस हो, समा हो, उनकी क्या ज़रूरत है? मैं कि आप तो कहते थे ये तो फारिग है, ये तो फारिग हो चुके हैं, इनकी तो एज ख़त्म हो चुकी है, नौजवानों रिप्लेस। अपने नौजवानों को कहें, आप वो यूट्यूबर्स हैं या आपके वो टिकटॉकर्स हैं कि वो फिर मीडिया वो चलाएँ। तो लिहाजा उन्होंने फिर कोशिश की कि उनके साथ तल्लुकात ठीक किए जाए। वही वाली बात का पोजीशन के साथ तल्लुकात आपको मीडिया के साथ अच्छे रखने पड़ते हैं। आपको ये नहीं होता जिस तरह की तकरीर उन्होंने की है, गंडापुर साहब ने की है, मतलब इससे क्या फ़ायदा हुआ आपने जब इतनी बड़ी बुरी ज़बान इस्तेमाल की। आई वॉज शॉक्ड कि एक मतलब कोई थोड़ा सा आपको डेकोरम तो रहने दें ना। मान लिया आपके जो मुखालफिन हैं बिल्कुल मतलब वो कुछ भी कम ऑफ द अर्थ न चले, इस तरह हम कह देते हैं कि बहुत ही गए गुजरे हैं। लेकिन फिर भी आप बाज़ अपने उनको नहीं देखते होते, अपोनेंट्स को नहीं देख रहे होते, खुद मतलब ऑफिस को देख रहे हैं कि किस ऑफिस पे आप बैठे हुए हैं, कि लोगों ने आपको नुमाइंदा बनाकर भेजे, आप एक वज़ीर आला हैं, कोई थोड़ी सी डिसेंसी, कोई थोड़ी सी कोई सलीका, कोई थोड़ी सी गुफ्तगू तो नज़र आनी चाहिए। इस तरह चर्चे से नहीं नज़र आने चाहिए। इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड से पढ़ कर आए हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, ख़वातीन के बारे में कर रहे हैं, मीडिया के बारे में कर रहे हैं, ये मुखालफिन के बारे में मतलब वो जो अपोनेंट्स हैं उनके बारे में कह रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा का आपने सुन लिया होगा कि वो उन्होंने जिस तरह की बात, उस पर बहुत सारे इवन पश्तून जो हैं उनकी तरफ से रिएक्शन है कि ना पश्तून तो ऐसे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अब किस साइड पे जा रहे हैं? तो खान साहब के इससे क्या मतलब है, इससे मिलने वाला है? एक तो ये बात है कि जो कहा जाता है कि बात का वो मतलब ये कहा जा रहा है कि जनरल फैज़ और इनके गंडापुर साहब के दरमियान जो राब्ते थे वो शायद इस्टेब्लिश हुए हैं, उनके कोई सबूत मिले हैं। तो वो आर्मी ने कहा भी, ISPR ने, उस इनके जिन के राब्ते जनरल फैज़ से थे, ये पोस्ट रिटायरमेंट और कोई एक्टिविटी इस तरह की तकरीब कारी या इस तरह की प्लानिंग में शामिल थे, उनको मिलिट्री एक्ट के तहत वो किया जाएगा। सो शायद ये उनके जहन में आया कि जनाब कि इससे पहले कि आर्मी मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करे या मेरे पे केसेस बने तो मैं इतनी बड़ी तकरीर कर दूं कि कल को कहा जा सके कि देखें जनाब कि मैंने क्योंकि तकरीर की थी, मैंने चैलेंज किया था खान साहब को, ये ज़बरदस्ती जेल से निकालने की बात की थी, मैंने कहा जी हम आएँगे और इनको खान साहब को 15 दिन बाद निकाल कर ले जाएंगे, तो इसलिए फ़ौज या ये जो बाकी इदारे मेरे ऊपर ट्रायल कर रहे हैं। एक तो ये भी मतलब है चीज़ बताई जा रही कि उन्होंने प्रीएम्प्ट किया अभी से पहले से, ताकि लोगों को पता हो कि वो थोड़े से घबरा गए। दूसरी कहते हैं नहीं, ये सारी जो उनके खान साहब ये की है, उन्होंने तकरीर की है, ये सब उनकी ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है, उनके एस्टेब्लिशमेंट से रब्ते भी हैं, मुलाकातें भी हैं, आना जाना भी होता है। तो वहाँ पर ये बताया गया जनाब कि अगर आप खान साहब को पीछे करना चाहते हैं और हमें आप फ्रंट पर लाना चाहते हैं तो फिर हमें इतनी स्पेस तो आपको देनी पड़ेगी, हम आपको गाली दें, फिर आपको चैलेंज करें, फिर मुखालफिन को गालियाँ दें, मीडिया को दें, फ़ौज एजेंसी फिर थ्रेट करें, फिर ही लोग हमारे पे यकीन करेंगे यार असल लीडर तो ये हैं जो बिके नहीं है, झुके नहीं है, कंप्रोमाइज़ नहीं किया। सो ये दोनों चीज़ है ना, इट्स अप टू यू, आई एम नॉट गोइंग इनटू कंक्लूजन्स कि कौन सी चीज़ जो है वो ठीक जा रही है या नहीं जा रही। लेकिन मुझे एक चीज़ का है कि खान साहब इस गुफ्तगू से बिल्कुल वो मुतमईन होंगे, ये मेरी राय है, उनको जानता हूँ थोड़ा सा खान साहब को, वो खुद इसी तरह के हाल डेटेंगे। अली अमीन गंडापुर इतनी बड़ी बातें उनकी उसके बगैर कह नहीं सकता, वो खान साहब से उनकी ब्लेसिंग है, अगर कह दी हैं तो बहुत बड़ी पार्टी के अंदर बगावत है, जिसका आप मुझे नतीजा ये निकला है कि ये बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब जो है ना वो माफ़ी मांगते फिर रहे हैं। वो उसकी गुफ्तगू जो गंडापुर साहब ने के सहाफ़ियों से माफ़ी मांग रहे हैं, उन्होंने आज यहाँ पर
وہ بھی کیا ہے، پارلیمنٹ کے اجلاس سے بیک آؤٹ بھی کیا. اب ہو یہ رہا ہے کہ جلسے پہ خطاب کچھ اور کرتے ہیں، گالی گلوچ کچھ اور لکھتے ہیں. ڈیسنٹ فیسز ہیں، مطلب بیرسٹر گور صاحب کے حوالے سے میری بڑی اچھی رائے، عمر ایوب صاحب کے حوالے سے ڈیسنٹ لوگ ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، مہذب پڑھے لکھے، آپ کو مطلب ہے ایک فیس ہے، ایک اچھا فیس ہے پی ٹی آئی کا. اب وہ بیچارے معافیا مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں، پھر کل کو جلسہ ہوگا، پھر یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور گنڈا پور صاحب اور خان صاحب نے بڑی مزے کی بات کی ہے. صاحب نے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا نا گنڈا پور صاحب نے گالیاں دی ہیں، کل اس طرح کی گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا اچھا مجھے تو پتہ نہیں، میں تو جیل میں بیٹھا ہوں. تو صاحب نے کہا سر ویسے تو آپ کو جیل میں بیٹھے ہو، ساری باتوں کا پتہ ہے، اس کا پتہ نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں جی، ناٹ ٹو مائی نالج. ٹھیک ہے جی، خان صاحب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ خان صاحب کی پھر کنسنٹ شامل ہے. جو گنڈا پور نے تقریر کی ہے، ہی ہیڈ دا بلیسنگ، اسٹیمپ تھی. سو خان صاحب نے ان کو کہا ہے گو ہیڈ، یہ بالکل جو ہے پھٹے چوک دو دوسری باندھ دو. اب سوال ایک اور بنتا ہے اس کے بعد واٹ نیکسٹ؟ پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ ایک تو میرا خیال ہے کہ ان کی تقریر کے بعد وہ ٹاپک جو تھا، جیسے میں نے کہا جلسے پہ رہنا چاہیے تھا اور خان صاحب کو اس کا فائدے ہونے چاہیے. وہ جلسے سے زیادہ اس کی گنڈا پور کی تقریر کی وجہ سے کنٹروورسی بڑھ گئی ہے. اب گرفتاریاں ہو رہی ہیں، وہ ابھی سے انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. کل بھی میں اپنے ویلاگ میں کہہ رہا تھا کہ جناب کہ یہ تو اس کو بہانہ بنائیں گے کہ جناب کہ آپ کو جلسے کا ٹائم دیا تھا، آپ نے لکھ کے دیا تھا، تو یہ جو منتظمین تھے ان کو گرفتار کریں اور جیلوں میں ڈالیں اور پھر جائیں تھانہ کچہری پرچے ضمانتیں وغیرہ وہ اس پہ کراتے رہیں. ایک تو یہ نقصان ہوا کہ پارٹی کے ابھی سے چھاپے پڑنا شروع ہو گئے. جب میں آپ سے بات کروں شیر افضل مروہ صاحب گرفتار ہو گئے، بتایا جا رہا ہے کہ شعیب شہین صاحب ہیں، باقی لوگوں کی گرفتاری کے لیے پولیس جو ہے چھاپے مار رہی ہے. اب ایک اور آپ پہ کریک ڈاؤن ہو کے جلسہ ہوا تھا، اس سے تو حکومت کو تھوڑا سا مطلب ہے اس کو گھبرانا چاہیے تھا حکومت کو، لیکن گھبرانے کی بجائے الٹا آپ پہ پڑ گئی. آپ کو پھر وہ گرفتاریاں کرنے سے شروع ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس سے فرق نہیں پڑا، آپ کے جلسے کا کوئی امپیکٹ نہیں آ سکا جو آنا چاہیے تھا. اچھا جلسہ تھا، چارج مطلب جلسہ تھا. اٹ واز ویری مطلب کراؤڈ واز فل آف پیشن، جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے، پیشن ریکوائرڈ ہوتا ہے، جس کی آپ کو ضرورت تھی وہ ہوا. اب ایک اور جو اس کا ہوگا کہ اگلی دفعہ جلسے کی اجازت کون دے گا؟ کیونکہ ان کے پاس اب بہانہ آ گیا، بیسز آ گئے ہیں کہ سر یہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ چیزیں طے کی تھی، انہوں نے وہ چیزیں طے نہیں کی، لہٰذا ہم ان کو نہیں دیتے. سو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو پنجاب میں جلسے کی بات کر رہے ہیں یا دیگر علاقوں میں، اب ان کو وہ ملنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، اجازت ملنا ذرا مشکل ہو جائے گا. ان کو اجازت اب شاید اس طریقے کی نہ ملے. اور یہی میرا خیال ہے شاید اسٹیبلشمنٹ بھی اس سے خوش ہوگی، اس سے آپ کی حکومت بھی خوش ہوگی کہ جناب کہ ہم نے ایک جلسہ تو کرنے دیا ہے. اس جلسے میں انہوں نے اپنے آپ کو میڈیا کے اگینسٹ پٹ کر کے سارا رخ اپنی طرف کرا کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں کہ ہم ان پہ کریک ڈاؤن کریں، گرفتاریاں کریں، اور پھر اگلے دوبارہ ہم سے مانگنے آتے ہیں تو ہم نہیں دیں گے. سو اٹس اپ ٹو پی ٹی آئی کہ وہ وہ چیز کو پلاننگ تو اچھی کی تھی لیکن اس کو میٹیریلائز نہیں کر سکے. جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ پھر میں بار بار رپیٹ کر رہا ہوں، جلسے کا وہ بات بن نہیں سکی. وہ اس کو ایج کو لوز کیا ہے انہوں نے. اس طرح کی تقریریں وقتی طور پر تو چلو مطلب کراؤڈ کو آپ نے وہ کر دیا، لیکن اٹس ناٹ گڈ فار پی ٹی آئی. آلریڈی جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں وہ شامل ہے. یا تو لگتا ہے کہ سب کو کہ عمران خان صاحب کو لگتا ہے ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہے کہ ان کا ملٹری ٹرائل کی باتیں کلیئر ہو گئی ہیں، لہٰذا اب آپ نے اوپن وار لڑنی ہے، جنگ لڑنی ہے. ورکر کو اب تیار کر لیں کہ خان صاحب پہ ملٹری ٹرائل کی بات ہوتی ہے، وہ سڑکوں پہ آئیں گے، احتجاج کریں گے، ہنگامے کریں گے یا جس طرح کی چیزیں کریں گے. بہرحال دیکھتے ہیں جناب کہ اس میں سے جو گفتگو کی گئی ہے اس جلسے میں سے خان صاحب کا جو مقاصد تھے، جو ان کے ذہن میں چیزیں تھیں، جو میں آپ کے ساتھ کل بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکا ہوں، کیا واقعی اسی طریقے سے رزلٹ نکلیں گے یا خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لیے اس جلسے کے پاس مزید مشکلات پیدا ہوں گی؟ یہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں.